आज हम बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। ये टाइप 1 है हमारे पास, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की टाइप 1 पेपर क्रोमेटोग्राफी को आज हम स्टडी करते हैं। बेसिकली ये एक टाइप होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का आपको पता है, जिसमें सोल्यूट जो होता है, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक मोबाइल फेज होता है और दूसरा स्टेशनरी फेज होता है। इसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है, और हमने ये बात की थी कि जो पेपर के अंदर सेलुलोज मटेरियल होता है उसमें वाटर इंट्रैप्ड होता है, ठीक है। तो वो लिक्विड एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज। और यहाँ पे मोबाइल फेज जो होता है वो भी लिक्विड होता है, और ये कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है जी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है बेसिकली ये भी। अब अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर साइज जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपका कंपोनेंट कितने ज़्यादा है। पेपर लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ये कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे जो पेपर होता है मेनली उसकी थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थिकनेस जो होती है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सेपरेशन के अंदर। अगर तो पेपर जो है वो ज़्यादा थिक हो गया तो मोबाइल फेस जो होगा वो मूव नहीं कर पाएगा, नॉट इजीली फ्लो। ठीक है, तो मोबाइल फेस वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा अगर पेपर ज़्यादा थिक हो गया। अगर पेपर थिन हो गया तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो पानी के अंदर ही मिक्स हो जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो वाटमैन फिल्टर पेपर होते हैं उनकी क्वालिटी नॉर्मल पेपर से बहुत ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। तो थिकनेस जो है ये प्रॉपर होनी चाहिए इसकी। दूसरी बात, ये पेपर जो होता है ये आपको अभी लास्ट टाइम भी बताया था, ये सेलुलोज से मिलकर बनता है, ठीक है। फिल्टर पेपर जो है ये आपको डिफरेंट शेप, साइज, और इवन के यहाँ तक के इनके ऊपर जो पोर साइज होता है वो भी आपको कंट्रोल्ड मिल सकता है, कि आप चाहते हो कि स्पोर्ट साइज का पेपर हमें चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है। यूजुअली अगर आपसे पूछें तो हम मेनली पेपर क्रोमेटोग्राफी में वाटमैन फिल्टर पेपर, ये वाटमैन फिल्टर पेपर यूज करते हैं, और इसका नंबर जो होता है वाटमैन फिल्टर पेपर का वो 1 होता है, और फिल्टर पेपर 3। ये मेनली हम यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, फिल्टर पेपर 1 और फिल्टर पेपर 3, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की पेपर क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, जिनमें मेनली हम देखते हैं कि सेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास होती है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग। और नंबर 3 पे हमारे पास होती है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल, ये तो तीन मेन टाइप्स हैं जो हमने देखनी है, तो इनका प्रोसीजर और सारी चीज़ें हम बात करते हैं इनके मुतालिक। नंबर 1 की अगर हम बात करें असेंडिंग की, तो असेंडिंग नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड असेंडिंग जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये आपको भी पता है, ये यूजुअली कॉमन टेक्निक है। बॉटम टू टॉप असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो लेबॉर्ट्री में ज़्यादातर काम जो इसके ऊपर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो मोबाइल फेज होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, बॉटम से टॉप की तरफ जाता है। मोबाइल फेज जो होता है बॉटम टू टॉप, ठीक है जी। ये आपके पास होती है सेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। और एक बात यहाँ पे बता दूं कि ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें मोबाइल फेज जो होता है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा होता है। आपको पता है ग्रेविटी जो होती है वो ज़मीन
की तरफ होती है, जमीन अपनी तरफ खींचती है चीजों को, कि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसका प्रोसीजर आपने भी किया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, आप पेपर रेडी करते हैं और पेपर के ऊपर क्या लगाते हैं जी, एक लाइन लगाते हैं लेड पेंसिल से, जो परमानेंट होती है उससे नहीं लगाते, क्योंकि वो बेसिकली इंक जो होती है ये भी मिक्सचर होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, और हमें डर होता है कि कहीं इंक जो है वो भी सेपरेट ना हो जाए अपने कंपोनेंट्स में। तो यूजुअली 2.5 सेंटीमीटर अबाउ लाइन लगा देते हैं हम, और इस लाइन को आप बेटा कहते हो बेस लाइन। क्या कहते हो, बेस लाइन कहते हैं इस लाइन को। ठीक है, और इसके बाद हम एक्सट्रैक्ट होता है हमारे पास, हमें आइडिया नहीं है कि एक्सट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमने फाइंड आउट करना है कि इस एक्सट्रैक्ट में क्या क्या मौजूद है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कंपोनेंट हैं एक्स, वाई और जी। ये एक्सट्रैक्ट के कंपोनेंट है, क्लोरोफिल, जेंथोफिल और कैरोटीनाइड, ये तीन है। हम मान लेते हैं हमने इनका स्पॉट लगा देना मिक्सचर का, ये मिक्सचर का स्पॉट लगा देंगे, नीडल के जरिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा स्पॉट इधर लगना चाहिए लेड पेंसिल के ऊपर, जो निशान होता है। अब हम क्या करते हैं, पर लैब में तो हम ये काम करते हैं कि अपनी समझ लें कि करेक्शन करने के लिए कि क्या हमारे रिजल्ट ठीक है या नहीं, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जी, इनका अलग अलग से स्पॉट भी लगा देते हैं। लाइक ये एक्स का लगा दिया मैंने, इसके बाद वाई का भी लगा देंगे यहाँ पे, और सिमिलरली जी का भी लगा देंगे, और फिर हम देखते हैं क्या जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक आए हैं या नहीं, क्या सेपरेशन हुई है या नहीं। अमूमन हमें चाहिए सिर्फ एक ही स्पॉट, वो चाहिए मिक्सचर का, क्योंकि सेपरेशन मिक्सचर की होनी है, इनका तो हमें पता है एक्स वाई जी का, तो इसका स्पॉट हमें नहीं चाहिए होता। फिर इस पेपर को जब रेडी कर लेते हैं तो क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हम ऐड कर देते हैं। क्रोमेटोग्राफिक टैंक के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी मोबाइल फेज ऐड किया होता है। मोबाइल फेज ऐड करके रखते हैं ताकि वो जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मोबाइल फेज बेसिकली 2 या 3 सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, एसीटोन हो गया। तो ये 2-3 सॉल्वेंट्स का जो होता है ये मिक्सचर होता है मोबाइल फेज। ये क्यों यूज करते हैं 2-3 सॉल्वेंट, एक्चुअली एफिशिएंसी जो होती है मोबाइल फेज की उसको इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी। तो अब आपको पता है कि ये जो पेपर आप इसके अंदर डिप करते हो ये मोबाइल फेज जो है, और ये जो लाइन आप लेड पेंसिल से लगाते हो ये लाइन वाटर के अंदर, ये मोबाइल फेज के अंदर डिप नहीं होनी चाहिए, ये लाइन ऊपर रहनी चाहिए, और यहाँ तक मोबाइल फेज चाहे आ जाए। तो नीचे से मोबाइल फेज ऊपर की तरफ मूव करता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, रिएक्शन। तो आपको पता है कैपिलरी रिएक्शन या एक्शन जो होता है उसकी वजह से ये जो आपके पास मोबाइल फेज होता है ये ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है जी। तो इसके बाद जब 1/4 हिस्सा या 1/3 आप कह लें पेपर कवर हो जाता है, लाइक यहाँ तक कवर हो गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, कि यहाँ तक सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो लाइन जहां तक सॉल्वेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। और लाइक आपका जो स्पॉट था एक यहाँ पे सेपरेट हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, हमेशा सॉल्वेंट आगे होता है याद रखें, तो आप इनकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेटा आर एफ वैल्यू <<1 होती है और ये रेशो होती है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। और इसके अलावा एक बात आपको बता दूं, आर एफ वैल्यू
हर एक कंपोनेंट की लिटरेचर में गिवन होती है, और वहां से आप कंपैरिजन कर लेते हो कि ये एसीटोन की है, ये किसकी है, और ये किसकी है, कैरोटीनाइड की है, जेंथोफिल की है, ये किसकी है। तो ये आपके पास एक प्रोसीजर था। इसके बाद आ जाता है सेकंड, सेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। सेंडिंग फेज क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या है, आप नाम से अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो होती है टॉप टू बॉटम, इसमें क्या होता है बेसिकली, ग्रेविटी सपोर्ट कर रही होती है मोबाइल फेस की मूवमेंट को। यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रिप ले लेते हैं पेपर की। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, सेम काम है, मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा, बस यहाँ पे मोबाइल फेज ऊपर ऐड करते हैं आप। ये स्लिट होता है मोबाइल फेज के लिए। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास स्लिट होता है मोबाइल फेस के लिए। मोबाइल फेस ऊपर से नीचे आता है और सेपरेशन करवा देता है। अब एक बात आपको बता दूं यहाँ पे, कि जब पेपर ने डिस्टेंस, जो कंपोनेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, सारा काम हो गया था, तो पेपर आपको एक पैटर्न पेपर के ऊपर आपको मिलता है। ठीक है, पेपर के ऊपर आपको क्या मिलता है, एक पैटर्न मिलता है। लाइक ये कंपोनेंट इस तरह से एक पैटर्न है आपके पास पेपर के ऊपर। तो इस पेपर को आप फिर क्रोमेटोग्राम बोलते हो। जब सारा काम हो जाए, क्रोमेटोग्राम कहते हैं इसे, जब सारा काम सेपरेशन हो जाए और जो पेपर के ऊपर पैटर्न होता है उसे क्रोमेटोग्राम बोल देते हैं। अब ये जो होती है डेफिनेटली ये, इसमें थोड़ा सा फर्क है डिसेंडिंग और असेंडिंग में। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में आप क्या करते हो कि लॉन्ग पेपर स्ट्रिप यूज करते हो, लॉन्ग पेपर स्ट्रिप यूज करते हो ताकि सेपरेशन अच्छी हो सके। फिर ये फास्टर होती है, और क्यों फास्टर होती है, क्योंकि ये ग्रेविटी के सिमत में ही मूव करती है। ठीक है, ग्रेविटी के साथ पैरेलल होती है। और ये जो होती है, ये एक लॉन्गर स्ट्रिप इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि सेपरेशन अच्छी हो सके, सेपरेशन क्या हो सके, गुड, अच्छी सेपरेशन हो सके। तो ये इसका पर्पस था। इसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड टाइप, वो होती है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल क्रोमेटोग्राफी क्या है अभी, रेडियल क्रोमेटोग्राफी जो होती है, इसमें हम यूज करते हैं एक डिस्क शेप पेपर को, और काम सारा सेम ही है। मैं आपको बता देता हूँ इस, एक मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे थर्ड टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी की, जिसका नाम है रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, सर्कुलर पेपर लेते हैं हम, सर्कुलर पेपर ले लेते हैं, और मिसाल के तौर पर ये इस तरह से पेपर है, सेम काम है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा, सर्कुलर पेपर लेने के बाद आप क्या करते हो कि दरमियान से एक होल बना लेते हो, ये होल है एक। ठीक है, और इस होल के अंदर आप ना रिक या विक, जो भी है धागा जिसे कहते हैं, ठीक है, रस्सी, ये नहीं जैसे मोमबत्ती के ऊपर लगा होता है धागा, वैसे ही धागा इसके अंदर आपने ऐड कर देना है पेपर के अंदर। ठीक है, होल करने के बाद ये है वो पिक। अब जब ये धागा आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है, यहाँ पे होल बना लिया है और ये धागा इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे आपने एक स्पॉट लगा देना है। ये स्पॉट बड़ा लग गया, एक स्पॉट आपने छोटा सा लगा देना है यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये जो रस्सी होगी इसको मोबाइल फेस के अंदर डिप कर देना है। अब मोबाइल फेस इस रस्सी की मदद से फ्लो करेगा,
और जो कंपोनेंट सेपरेट होंगे वो कैसे होंगे फिर, वो सर्कुलर फॉर्म में, ये पहला कंपोनेंट सेपरेट हो गया ऐसे, फिर दूसरा कंपोनेंट सेपरेट हो गया ऐसे, वो सर्कल बनाते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगेन डिस्टेंस आपने देख लेना होता है। सॉल्वेंट फ्रंट उसे बोल देंगे जहां तक सॉल्वेंट ट्रेवल करता है। तो काम सेम ही है इसमें, जस्ट के सर्कुलर पाथ में आपके पास सेपरेशन होती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सर्कल की फॉर्म में सेपरेट होते हैं। यहाँ पर एडवांटेज क्या है, ये जो होता है बेसिकली आपके पास लार्ज मिक्सचर की जो क्वांटिटी है उसको भी सेपरेट कर सकता है। बाकियों में क्या होता था कि कम क्वांटिटी सेपरेट करनी पड़ती थी या होती थी, यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी भी सेपरेट हो सकती है रेडियल में। तो ये डिफरेंस था। इसके बाद फोर्थ टाइप आ जाती है हमारे पास, वो होती है टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। टू डायमेंशनल में क्या होता है, यहाँ पर ये आपके पास हम मोबाइल फेज को मूव करवाते हैं टू डायमेंशन में। मोबाइल फेज क्या होता है, मूव करता है टू डायमेंशंस में। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप टू मोबाइल फेज भी यूज कर सकते हैं और सिंगल मोबाइल फेज भी यूज कर सकते हैं। लाइक ये मोबाइल फेज नंबर 1 है और ये मोबाइल फेज नंबर 2 है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, आपके पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है। ये ए मोबाइल फेज है और ये बी मोबाइल फेज है। अब करते क्या है, वही काम है जो आपने ना असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में देखा था और डिसेंडिंग में देखा है, सेम काम होता है। फर्क क्या है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि सेपरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाए। तो कैसे करती है सेपरेशन इंक्रीज, उसको देखते हैं। कि यहाँ पे पेपर ले लिया आपने, मोबाइल फेज नंबर 1 में डाल दिया है, उसके ऊपर ये पैटर्न बन चुका है अब। ठीक है, ये 1 है मोबाइल फेज। अब आपके पास ये पैटर्न बन चुका है इस पेपर के ऊपर। अब आप इसको ड्राई करते हो पेपर को, और आप क्या करते हो कि इसको रोटेट करवा देते हो। पेपर को निकाल लिया, अब ये पैटर्न था, पेपर को रोटेट करवा दोगे 90 डिग्री के एंगल पे, रोटेट करवाओगे तो पेपर ऐसे बन जाता है। ये आपके पास पेपर अब ऐसे बन चुका है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, मोबाइल फेज सेकंड लेते हो और इसके अंदर ये पेपर ऐड कर देते हो। अब देखो, पहले इसमें कंपोनेंट 3 सेपरेट हुए थे, अब आपके पास जो कंपोनेंट है मजीद भी सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जस्ट इसके लिए करते हैं ताकि जो कंपोनेंट सेपरेट नहीं होते वो सेकंड मोबाइल फेज के जरिए सेपरेट हो जाएं। तो ये टू डायमेंशनल है, डायमेंशनल है। पहले आपने वर्टिकली से करवाया, फिर आपने अलोंग एक्स एक्सिस आपने इसको करवा दिया, पहले वाई एक्सिस था। ठीक है, तो टू डायमेंशनल हो जाती है, इसलिए इसको टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं आप। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिफ्थ, इसमें जो है वो है रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि आपके पास, आपको पता है स्टेशनरी फेज नॉर्मल जो होता है वो पोलर होता है नॉर्मल में, जबकि रिवर्स्ड में ये आपके पास नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर है। और अगर हम बात करें मोबाइल फेज की, तो नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी में ये नॉन पोलर होता है, जबकि रिवर्स्ड में बात करेंगे तो ये पोलर होता है। तो ये इतना आपके पास बेटा ये डिफरेंस होता है इसमें, स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में। अब क्या होता है कि आपको पता है कि जो वाटर है वो पोलर है, और हम जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक का प्रिंसिपल होता है हमारे पास। और इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर जो होता है जिसकी वाटर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती, यानी कोई ऐसा मिक्सचर हमारे पास होता है कि जो वाटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता और वो सेपरेट नहीं हो सकता। एज when mobile phase move upward, the non-polar component will be soluble in mobile phase and मैं आपको मिसाल ही दे देता हूँ।
हमने यहाँ पे एक स्पॉट लगाया, इसमें तमाम के तमाम नॉन पोलर कंपोनेंट थे, तो डेफिनेटली इन्होंने मोबाइल फेज के साथ क्या काम, स्टेशनरी फेज के साथ इनका क्या लिंक होगा। तो अब नीचे है मोबाइल फेज, तो मोबाइल फेज नॉन पोलर है, तो मोबाइल फेज डेफिनेटली इन सब कंपोनेंट को यानी एज इट इज ही ऊपर लेकर चला जाएगा, सेपरेट नहीं करवाएगा, क्योंकि नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, तो मोबाइल फेज इनको सेपरेट ही नहीं करवाएगा, क्योंकि स्टेशनरी फेज तो कोई काम कर ही नहीं रहा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अगर आपके कंपोनेंट तमाम के तमाम नॉन पोलर हों, तो फिर हम पोलैरिटी जो होती है क्रिएट करने के लिए हम स्टेशनरी फेज चेंज कर देते हैं। हम क्या काम करते हैं कि स्टेशनरी फेज यानी पेपर लेते हैं, पेपर के ऊपर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन से मुराद कि इसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं। पेपर के ऊपर हम क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे ऑयल वगैरह की, या किसी और ऑलिव ऑयल या सिलिकॉन ऑयल की कर देंगे कोटिंग, ताकि ये नॉन पोलर हो सके, क्या हो सके, नॉन पोलर हो सके। ठीक है। अब इसके ऊपर लेयर कोट हो जाएगी, तो मोबाइल फेज डेफिनेटली पोलर होगा, तो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी अब कंपोनेंट्स की, तो मोबाइल फेज भी समहाउ वो पोलर होगा और कुछ हिस्सा उसका नॉन पोलर होगा, तो इस तरह से ये सेपरेशन हो जाती है। तो इसको आप कहते हैं रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी। इसमें आपने क्या काम कर दिया, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की जो नेचर थी उसको रिवर्स कर दिया। अब ना मेथड्स ऑफ डिटेक्शन की बात कर लेते हैं, मेथड्स ऑफ डिटेक्शन। बेटा क्या होता है, समटाइम्स स्पॉट्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते। क्यों नहीं विजिबल होते, इसकी रीजन है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, लाइक मैं अगर आपको मिसाल दूं कि एक एक्स मेटल है, ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस है, कलरलेस है। अगर हम बात करें कि ये +2 में, तो ये ब्लू कलर शो करवाता है। तो बेटा ये होता है कि अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कलरलेस है, तो हम क्या करते हैं, कुछ रिएजेंट डालते हैं इसमें, लाइक हमने निन हाइड्रिन ऐड कर दिया, तो निन हाइड्रिन क्या करेगा, इसको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो ये होता है मेथड ऑफ डिटेक्शन। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हमारे पास फिजिकल मेथड्स हैं। फिजिकल मेथड्स दो होते हैं, एक होता है फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस का मेथड होता है, और दूसरा हमारे पास होता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ये दो मेथड होते हैं। ठीक है। और केमिकल मेथड में हम डिप करते हैं किसी चीज में या स्प्रे करवाते हैं लोकेटिंग एजेंट की। तो अगर हम फिजिकल की बात करें, थर्ड बायो ऑटोग्राफी भी होता है, और IR फोर्थ जो होता है रेडिएशन जो होता है। फिजिकल मेथड देखें तो ये दो मेथड है हमारे पास फिजिकल। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये यूवी लैंप है, ये यूवी लैंप है, और हम क्या करते हैं, पेपर को उठाकर इस लैंप के अंदर रख देते हैं, ऊपर से ये यूवी लाइट फॉल करती है इसके ऊपर। ये लाइट जो होती है, ये जब इसके ऊपर पेपर के ऊपर फॉल करेगी, तो पेपर के ऊपर जो कलर होगा या स्पॉट जो होगा वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है। या हम क्या करते हैं कि पेपर के ऊपर कोई फ्लोरिसेंट मटेरियल जो होता है वो ऐड कर देते हैं, वो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो चेंज कर देगा। तो एक तो ये फिजिकल मेथड है सिंपल, कि यूवी लाइट के अंदर रख देना है, तो जहां पर लाइट एब्जॉर्ब होती है वहां पे डार्क स्पॉट आपको नजर आते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके पास रेडियो एक्टिविटी भी सिमिलर मेथड है, कि इसमें भी रेडियो एक्टिविटी में क्या करते हो कि आपके पास ये पेपर था, इसके ऊपर आपने कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल की कोटिंग कर देनी है, लाइक ये कोटिंग कर दी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पॉट वाली प्लेस या तो ज्यादा रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देगी या लेस इमिट करेगी, तो उसको आप चेक कर लेते हो
रेडिएशंस इमिशन से कि कहाँ पर ये ज़्यादा इमिट कर रहा है। जहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा इमिट होंगी या कम होगी वहाँ पर स्पॉट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये फिजिकल मेथड थे। इसके बाद हमारे पास है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड दो तरह के हैं, एक तो डिपिंग मेथड है। आप क्या करते हो कि पेपर लेते हो, इसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं उनको आप डिप कर देते हो सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर आप डिप करते हो तो जहां पर वो स्पॉट होता है, लोकेटिंग एजेंट लाइकनिन हाइड्रोजन का सॉल्यूशन था उसमें डिप कर दिया, तो जहां पर वो होता है तो वहां पर आपको ये नजर आ जाता है कि ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह आप ये भी कर सकते हो कि पेपर लिया और इसके ऊपर आपने क्या किया है, काम स्प्रे करवा दिए। स्प्रे वाला काम भी यूजली करते हैं, स्प्रे लेते हैं उससे स्प्रे करवा देते हैं शावर से या एटॉमाइजर से। तो ये भी मोर इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, और थर्ड मेथड होता है हमारे पास बायो ऑटोग्राफी। बायो ऑटोग्राफी ये क्या होता है? बायो ऑटोग्राफी बेसिकली इसमें हम ना बैक्टीरिया लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर ले लिया, यहाँ पे कल्चर होता है बैक्टीरिया का, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेकर इसके अंदर ऐड कर देते हैं इस कल्चर के ऊपर। अब हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा है। जहां पर स्पॉट होता है ना, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होगी वो चेंज हो जाएगी, या तो वो इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी, या तो पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, स्पोर्ट जहां पर होगा वहां पर या तो ग्रोथ बढ़ जाएगी यहाँ, या तो डिक्रीज हो जाएगी। माइक्रोस्कोप से हम उसका आइडिया लगा लेते हैं, इसे कहते हैं बायो ऑटोग्राफी। और आई आर रेडिएशन वाला जो होता है वो सेम ही है, कि आप क्या करते हो कि बेसिकली लेते हो फिल्टर पेपर और उसको आईआर मशीन के अंदर रख देते हो, और आईआर रेडिएशन फॉल होती हैं तो स्पॉट जो होता है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है आर एफ वैल्यू। ये आपको मैं अगर माइग्रेशन पैरामीटर में बताया भी है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट, जो कंपोनेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको आर एफ कहते हो। ये रेशो होती है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, और ये ऑलवेज लेस देन 1 है। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसके बाद होती है आर एक्स वैल्यू। आर एक्स क्या होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन, बेस लाइन से जितना एक कंपोनेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टैंडर्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टैंडर्ड कंपोनेंट। अब इसमें बेटा क्या करते हो, आर एक्स में एक्स जो रिप्रेजेंट करता है अननोन चीज के लिए। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास है तीन कंपोनेंट एक्स वाई और जी। अब और मैं एक स्टैंडर्ड दे देता हूँ एक्स आपको। आपको नहीं पता मैंने आपको एक्स दिया है, वाई दिया है, जी दिया है। मैंने कह दिया ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड है, इसको आपने रन करवाना है, और ये आपका मिक्सचर है, और बताना है कि ये जो मैंने आपको कंपोनेंट दिया है वो किसके साथ मिलता है। डेफिनेटली वो एक्स के साथ ही मिलेगा। तो जब किसी चीज को आइडेंटिफाई करवाना होता है किसी रेफरेंस के साथ, फिर आप यहाँ पर ये यूज करते हैं। ठीक है, आर एक्स वैल्यू यूज करते हो। तो आई होप ये भी समझ आ गई होगी। एप्लीकेशन की बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी की, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। ये चीज़ों की प्योरिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, कि लाइक जो प्योर चीज थी वो सेपरेट नहीं होगी कंपोनेंट में, वो नहीं सेपरेट होगी। जो इम्प्योर होगी वो कंपोनेंट में सेपरेट हो जाएगी। तो ये चीज़ों की प्योरिटी भी चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। डिफरेंट एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन में भी ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन था। होपफुली आपको समझ आई होगी। कोई बात अगर आपने पूछनी है तो बताएं।
कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्रोमेटोग्राफी।